Hi everyone. So let's start with the IPO analysis of Bellrise Industries. We have also recently uploaded the IPO note on our Alpha Wealth Twitter channel. So maybe if you after this call you can take a look at it. So Bellrise Industries, basically I will just give you the brief about the IPO. So IPO size is of 2,150 crore, 100% fresh equity, no offer for sale. The IPO is coming at the market cap of 8,000 crores. The company has clocked the FY24 revenue of around 7,500 crore and the PAT was around 350 crore. So if we calculate, right, the IPO is coming at the P of 22.6 at FY24 revenue. But we will talk about the FY25 estimated numbers and maybe after that in a while. So let's first understand what Bellrise basically does. Bellrise is an automotive component manufacturing company. So what it does is basically create certain products for two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, and commercial vehicles. So the company's product portfolio includes metal chassis, polymer components, suspension systems, and other various components. Company has around 1,000 distinct products across chassis systems, exhaust systems, polymer components, battery containers, suspension, steering columns. So again, a wide range of the product portfolio that our auto ancillary company should have. So basically, with this product portfolio, we can understand Bellrise is a one of the auto ancillary companies. बट इसका एक चीज बहुत अच्छा ये है कि इसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो दोनों पावर ट्रेन को केटर कर सकते हैं. व्हेन आई से दोनों पावर ट्रेन बेसिकली मींस वन वी हैव अ आईसी व्हीकल विच इज इंटरनल कंबंशन व्हीकल जो हमारा रेगुलर है एंड सेकंड पावर ट्रेन इज इलेक्ट्रिक. सो एज वी सी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ रहा है. सो दिस कंपनी कैन केटर टू both types of vehicles. So that's the good thing about the company. Currently, company was formed in 1996, so it's a pretty old company. It has a diversified customer base. So it has around 29 OEMs. OEMs is original equipment manufacturers like Bajaj Auto, Tata Motors, and others. So अगर हम देखिए इनके पास जो टू व्हीलर, तो कंपनी क्या है ना, टू व्हीलर के अंदर अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास. सो इनके पास अराउंड टू व्हीलर के 13 OEMs है, थ्री व्हीलर के अराउंड 3 है, एंड फोर व्हीलर में अगेन कंपनी इज येट टू स्टार्ट. सो अगेन इसके पास सिर्फ अभी तक दो ही OEMs है. तो वन ऑफ देम वुड बी टाटा मोटर्स एंड JLR सेगमेंट. तो अगर हम जाएंगे तो इसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम बजाज ऑटो एंड टू व्हीलर सेगमेंट में और कंपनीज जैसे होंडा, हीरो, रॉयल एनफील्ड आर ऑल्सो देयर कस्टमर. अगर अभी हम देखें ना एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर हम बजाज ऑटो का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है नया वाला, उसका जो स्टीयरिंग कॉलम है जिससे लाइक वी स्टीयर द व्हीकल, सो दैट हैज बीन मेड बाय दिस कंपनी. देन टाटा मोटर्स के लिए जो अभी एक नया कमर्शियल व्हीकल है उनका, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए दे हैव बिल्ट अ न्यू कंप्लीट अंडर बॉडी विच इज द लाइक एंटायर लोअर फ्रेम ऑफ द व्हीकल जिसके ऊपर सारे एक मेजर कंपोनेंट्स लाइक इंजन, सस्पेंशन, एक्सेल्स बेस होता है. सो पूरा नीचे का एंटायर लोअर फ्रेम इज मेड बाय देम. अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एसयूवीज में जो भी अभी फोर व्हीलर में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो लार्ज इलेक्ट्रिक एसयूवीज के अंदर भी दे आर मेकिंग मेटल बॉडी पैनल्स जिससे बेसिकली कार का स्केलेटन बनता है. देन अ क्रॉस कार बीम. एंड होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी दे आर ऑल्सो मेकिंग सर्टेन पार्ट्स लाइक फुट रेस्ट, गार्ड्स, कैरियर्स, ट्रिम पीसेस एटसेट्रा. सो अगर हम देखेंगे ना, दिस कंपनी एज ऑफ टुडे इज वेरी हैज अ गुड मार्केट शेयर इन टू व्हीलर, बट फोर व्हीलर में भी दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड. जो इनका टॉप 3 OEM से कस्टमर्स का रेवेन्यू इज अराउंड 33.58 इन 9 मंथ FY25, जो कि 44% था FY22 के अंदर. सो अगेन जो इनका टॉप 3 OEM से रेवेन्यू कंसिडरेशन इज कमिंग डाउन, बट स्टिल थोड़ा ज्यादा है. 18% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द बजाज ऑटो. ना कंपनी बेसिकली पार्टनरशिप मॉडल में काम करती है. तो ये उनकी फैक्ट्रीज वहां पे हैं जहाँ पे इनके मेजर क्लाइंट्स की फैक्ट्रीज है. तो उससे फायदा क्या होता है ना, दे कैन वर्क क्लोजली विद ईच अदर and like they can even customize their product as per the OEM's need. तो इससे बेसिकली फर्क क्या पड़ता है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है विद द OEM एंड द कंपनी, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑटो एंसिलरी कंपनी. सो कंपनी अभी अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करने की कोशिश कर रही है. सो दे आर एक्सपेंडिंग इनटू ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड थाईलैंड. सो कंपनी ने बोला कि ये जो ये अपने आउट ऑफ द इंडिया प्रोडक्ट्स बेचती है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल OEMs को बेचती है. एंड FY25 9 मंथ्स में इनका 4.6% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो कि FY24 के अंदर 3.5% था. सो हम इससे देख सकते हैं कि एडिशनल इंक्रीमेंटल सेल्स इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट. सो एज ऑफ टुडे द कंपनीज की 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस 9 cities, बट 17 में से 7 फैसिलिटीज आर इन महाराष्ट्र.
एंड उसमें से 3 इज आर फ्रॉम औरंगाबाद. सो अगर एक और जस्ट ऐसा फैक्ट, औरंगाबाद में एक कंपनी है, उसका भी काफी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है मलागिन ईवी के अंदर ही. तो अगेन इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड एनीवेयर इन द आरएचपी एंड ऑल, बट वी थिंक लाइक कि दिस कंपनी कैन आल्सो केटर टू द दैट कंपनी इन द औरंगाबाद इटसेल्फ, बिकॉज उनका ऑलरेडी औरंगाबाद में लिटरली 5 या 6 किलोमीटर दूर एक प्लांट है. सो अगर हम की स्ट्रेंथ देखें ना वेलराइज की, क्या है ना, ये प्रिसीजन मेटल प्रेसिंग एंड फैब्रिकेशन है. तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ना, जो दो मेटल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है, तो उनके अंदर इनके पास एक एक्सपर्टीज है. दे आर द वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज इन टू व्हीलर सेगमेंट जो ये काम करती है. तो इनका अराउंड 24% मार्केट शेयर है. What sets them apart is like they have been working closely with the customers, especially Bajaj Auto. So उनका उन्होंने क्या है ना, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया, एंड दे आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट फॉर देम. आगे अगर हम देखते हैं ना कि बेलराइज इंडस्ट्रीज क्या है ना, बहुत टेक्नोलॉजिकली, अगेन ऑटो इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव. सो आज के टाइम पे वो क्या है ना, काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है. तो इनका मेटल प्रोसेसिंग वाली यूनिट है, उसमें अगर देखिए उन्होंने मोर देन 700 रोबोट्स डिप्लॉय करके रखे हैं विच वेल्ड एंड शेप द मेटल पार्ट्स. तो इससे क्या होता है ना, डिफेक्ट्स कम रहते हैं. डिफेक्ट्स कम रहने से अच्छी क्वालिटी रहती है और कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं. देन इनका एक पॉलीमर प्रोसेसिंग बिजनेस भी है, जिससे अराउंड 3% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है करंटली. सो उसमें इनकी मोर देन 100 मशीन्स है which can do the complex tasks like molding, painting, welding, all and the detailed components जो बना सकता है. तीसरा इनका एक सस्पेंशन सिस्टम का भी नया बिजनेस है, जिसमें ये लोग बेसिकली बनाते हैं शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग, स्टीयरिंग कॉलम्स. ठीक है, इनके पास इनका खुद का एक पेटेंट है सस्पेंशन डिजाइन का इस कैटेगरी के अंदर. फ्यू बेसिकली अगर हम इनका कुछ नया अच्छे प्रोजेक्ट्स देखे जो इन्होंने रिसेंटली किए हैं, सो दे हैव को-डेवलप्ड एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट like which include a complete chassis system for one of the Tata Motors commercial vehicle. Then इन्होंने एक और फ्रेंच कंपनी के लिए, फ्रेंच ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर के लिए भी एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाई है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर. ठीक है, दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड द न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ फ्रंट वाइजर के लिए फॉर बजाज ऑटो. द कंपनी इन FY24 हैज आल्सो असेंबल्ड वैरायटी ऑफ मॉडल्स फॉर बजाज ऑटो. सो बेसिकली हम ये देखिए ना, बजाज ऑटो के लिए बहुत सारे काम कर दिए. एंड किसी OEM को यही पसंद है कि कोई ऑटो एंसिलरी कंपनी अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर OEM केटर कर पाता है, तो बहुत अच्छी स्टिकी रिलेशनशिप डेवलप हो पाती है. अगर हम देखेंगे इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफी एक्सपीरियंसड है. सो इनका जो MD है श्रीकांत, उनको अराउंड 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर. जो इनके होल टाइम डायरेक्टर है सुप्रिया श्रीकांत बड़वे, उनको भी 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. एंड जो इनकी सीनियर मैनेजमेंट है, उनको ऑन एन एवरेज 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया विद दिस कंपनी ओनली. तो इससे पता चलता है कि अपने सीनियर मैनेजमेंट को रिटेन भी कर पा रहा है, एंड जो इसकी मैनेजमेंट है उसके बाद डीप एक्सपर्टीज है इन दिस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. सो अब इनका फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए, मतलब क्या है एग्जैक्टली. सो एज ऑफ टुडे वो क्या कोशिश कर रहे हैं ना कि एक व्हीकल के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ये लोग बना सकते हैं. तो बेसिकली एक OEM को कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें दे कैन प्रोवाइड इट. सो दे आर, उसके लिए उनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. सो दे आर मूविंग इनटू हाई वैल्यू एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड ट्राइंग टू हैव मोर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स. इनकी एक स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी फैसिलिटी लाइव हो रही है पुणे के अंदर, जिसमें ये हब मोटर्स एंड चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे. एंड ये Q1 FY26 में लाइव होना चाहिए, मे बी नेक्स्ट 1-2 महीने में. अगेन इनका एक और फोकस है कि ये नए, जैसे अभी हमने देखा सस्पेंशन सिस्टम के अंदर एक नया प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं खुद के लिए. सो एक बार इनके प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बन गए इन हाउस, सो दे कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स टू अदर OEMs आल्सो. देन उसके बाद अभी जैसे हमने देखा इनका 65% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम टू व्हीलर सेगमेंट एंड ओनली 3 or 6% इज कमिंग फ्रॉम 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर सेगमेंट. बट हमको भी पता है कि 3-4 व्हीलर मार्केट सेगमेंट भी काफी बड़ा है. तो एज कंपनी प्रोग्रेसेस उधर भी इनका मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए एंड दे शुड डाइवर्सिफाई. सो कंपनी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर 4 व्हीलर सेगमेंट. एंड अगर हम इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर आए ना, तो अगर हम इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, सो FY23 में दे हैव ग्रोन बाय 22%, देन FY24 में 14%. बट हम 9 मंथ्स डेटा देखेंगे तो वो काफी फ्लैट है. इससे क्या पता चलता है, जो रिसेंट टाइम्स में ग्रोथ इन दिस कंपनी इज मिसिंग. बट अगेन इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, तो हमको ये देखना है कि ऑटो इंडस्ट्री का क्या हुआ है. तो अगर आप टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री को भी देखोगे ना, उनके भी नंबर्स काफी म्यूटेड ही है लास्ट 1-1.5 साल से. तो अगेन दिस सेज कि जो ये इंडस्ट्री है, अगेन इसके जो डाउन टर्न्स है, इट इज डायरेक्टली मैप टू द हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग. एंड जब भी टू व्हीलर सेगमेंट अच्छा नहीं करेगा तो ये कंपनी भी अच्छा नहीं करेगी, जो कि हमने इसके अभी तक नंबर्स में देखा.
बट इसके अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, इट्स प्रीटी स्टेबल, व्हिच इज अ गुड थिंग. सो अराउंड दे हैव मेंटेन अराउंड 12-13% ऑफ देयर एबिटा मार्जिन्स. बट एक दिक्कत क्या है ना, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है. तो द कंपनी हैज डेट ऑफ अराउंड 2900. एंड जो ये पूरे आईपीओ का ही वैल्यू है जो ये लेके आए हैं, उसका एक ही पर्पस है, इनको अपना डेट रीपे करना है. सो दे विल यूज अराउंड 600 करोड़ ऑफ दिस आईपीओ प्रोसीड्स टू पे देयर डेट. अब जैसे हमको पता है कि जैसे ये लोग डेट रीपे करेंगे, जो इनके पीएनएल के अंदर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की कॉस्ट है, जैसे इन्होंने डेट रीपे कर दिया वो सीधा खत्म हो जाएगी एंड इट विल फ्लो टू द बॉटम लाइन. तो एज सून एज दिस आईपीओ हिट, इनको अराउंड 150 करोड़ का इंटरेस्ट का सेविंग होगा. अगर हम इसको पेट में देखें तो अराउंड 90 टू 100 करोड़ का इनको पेट प्रॉफिट डायरेक्टली बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईपीओ. सो विच लुक्स रीजनेबली वेल. अगर हम इसके पीयर्स को भी देखें, लाइक भारत फोर्ज, यूनो मिंडा, मदरसन, ऑल ऑफ देम आर ट्रेडिंग अराउंड 50-55 के पी पे. राइट. सो अगर हम वैल्यूज को देखिए तो अगर इजीली इन्होंने एक और एक्विजिशन भी किया था H1 कंपनी का. अगेन इट्स अ जापानीज कंपनी, तो अगर उधर से भी अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू शुड कम इन बाय नेक्स्ट ईयर. एंड जैसे हमने डिस्कस किया, इनका 90 करोड़ का पैड एडिशनल ऐड होना चाहिए. तो अगर हम ढंग से कैलकुलेशन करें तो मे बी FY26 और मे बी FY27 के अंदर दिस कंपनी शुड इजीली क्लॉक अराउंड 500 करोड़ ऑफ पैट. जब हम 500 करोड़ ऑफ पैट देखते हैं तो आज जो आईपीओ आ रहा है, इट कमिंग अराउंड 16 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग. एंड अगर इसके पीयर्स को देखेंगे, इट इज ट्रेडिंग अराउंड मे बी 50. अगर हम फॉरवर्ड पी भी देंगे तो अराउंड 30-35 के पी पे सारे इसके पीयर्स ट्रेड कर रहे हैं. सो अगेन लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी से तो अभी जो मार्केट है वो थोड़ा डाइसी है, बट 10-15% का लिस्टिंग गेन तो आई थिंक दिस कंपनी शुड गिव. एंड दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी अगर हम इसको देख सकते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज, बिकॉज द वैल्यूएशन एट व्हिच आईपीओ इज कमिंग इज वेरी डिसेंट. एंड दिस काइंड ऑफ कंपनीज जो होती है ना, ये म्यूचुअल फंड्स को भी काफी पसंद है. अगर आप एक बार मिंडा कॉर्प का जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, तो उसमें सिर्फ 6% इज ओन्ड बाय रिटेल एंड 18% इज ओन्ड बाय डीआईएस. ठीक है. तो दीज काइंड ऑफ कंपनीज जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को पता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी है, दे हैव अ गुड क्लाइंट बेस, तो म्यूचुअल फंड्स लव दीज काइंड ऑफ कंपनीज. सो मे बी फॉर लिस्टिंग इन 10-15% होता है, बट वंस इट लिस्ट वी कैन चेक की आगे हाउ दिस कंपनी कैन ग्रो. बट मोटा मोटी हमको ये लगता है कि ये क्वार्टर का रेवेन्यू भी थोड़ा म्यूटेड ही आना चाहिए, क्योंकि एंड इंडस्ट्रीज नॉट डूइंग वेल. हमने अपने अल्फा वेल्थ के चैनल पे भी ऑटो इंडस्ट्रीज को काफी इन डेप्थली कवर किया है अपने थ्रेड्स के अंदर. सो वो चैलेंजेस है, बट मे बी FY26 शुड शो अ मच बेटर ग्रोथ. दैट्स ऑल फॉर दिस कंपनी. अगर हम बोराना वीप्स को देखें तो ये जो कंपनी का, अगर हम पहले आईपीओ की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, तो द आईपीओ साइज ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 145 करोड़. एवरीथिंग इज अ फ्रेश इशू, अगेन अ गुड थिंग. मार्केट कैप एट दिस आईपीओ इज कमिंग अराउंड 575 करोड़. FY24 जो इस कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 200 करोड़ था, पैट वाज अराउंड 23 करोड़. अब इस कंपनी को देखते हैं करती क्या है. तो ये जो कंपनी है रिसेंटली स्टार्ट हुई 2020 के अंदर. इट्स अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन सूरत. सो ये जो कंपनी है ये अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फाइबर बनाती है. तो इसको क्या बोलते हैं ना, जो ग्रे फाइबर है वो फंडामेंटल रॉ मटेरियल है बहुत सारी यूजेस के लिए. लाइक इट कैन बी यूज्ड इन डाइंग, प्रिंटिंग, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइन. तो जितनी भी टेक्सटाइल की वैल्यू चेन है उसके लिए वन ऑफ द की रॉ मटेरियल है जो ये कंपनी बनाती है, विच इज सिंथेटिक ग्रे फाइबर. एज द नेम सजेस्ट, ग्रे फाइबर जो है ये सिंथेटिक जो वर्ड आ रहा है, इट्स नॉट मेड फ्रॉम कॉटन. सो इसके जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल ड्राइव फ्रॉम द क्रूड, जो कि हम अभी आगे कवर करेंगे कि ये कहाँ से रॉ मटेरियल प्रिक्योर करती है. अभी इस कंपनी को देखिए ना, इस कंपनी के पास करेंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है. ऑल द 3 आर बेस्ड इन द सूरत. ठीक है. सूरत के अंदर होजी वाला इंडस्ट्रियल ईस्टेट करके वहाँ पे इनके तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. इस कंपनी के पास अराउंड 15 टेक्सटाइलाइजेशन मशीन है, 6 रैपिंग मशीन, 700 वाटर जेट्स एंड 10 फोल्डिंग मशीन है. So existing capacity इस कंपनी की is around 34.6 करोड़ मीटर्स पर एनम. सो ये कंपनी अराउंड 34.6 करोड़ मीटर्स बना सकती है एक साल के अंदर. दिस कंपनी इज रनिंग एट द यूटिलाइजेशन ऑफ 80%. इस आईपीओ से कंपनी इज बेसिकली प्लानिंग टू ऐड वन मोर कैपेसिटी. सो ये यूनिट 4 के अंदर एक नई कैपेसिटी ऐड करेगी विच इज विल बी इन द सेम एरिया होजी वाला इंडस्ट्रियल इस्टेट इन सूरत. न्यू प्लांट की विल बी अराउंड 11,011.27 करोड़ मीटर पर एनम, जो कि अराउंड 1/3 ऑफ द कैपेसिटी है जो इनकी करंटली एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका. एंड दिस कैपेसिटी शुड बी लाइव इनटू नेक्स्ट 5 to 6 months. सो नवंबर दिसंबर 25 तक द न्यू फैसिलिटी शुड बी लाइव. अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर क्या है, ये 145 करोड़ रेज कर रही है मार्केट से. 71 करोड़ विल बी यूज्ड इन द न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैसा भी हमने डिस्कस किया. 26 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड रिमेनिंग
अमाउंट विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो बाकी सारी आईपीओ कंपनीज में भी होता है। अगर हम स्ट्रेंथ देखें ना इस कंपनी की, तो ये जो अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फाइबर है ना, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारी जगह पे यूज होता है, तो उसका डिमांड इज विल बी देयर। द कंपनी के पास 700 वाटर जेट लूम्स है विच आर एडवांस मशीन, एंड ये यूज होता है बेसिकली स्मूथ एंड टेक्सचरिंग करने के लिए, एक जो ऑलरेडी इनके पास थ्रेड होता है। पर जो वाटर प्रपल्शन, जो वाटर जेट हमने डिस्कस किया, वो वाटर एज अ प्रपल्शनल मेथड, उससे ज्यादा एनर्जी कम कंज्यूम होती है। इस प्रोसेस के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो कि कन्वेंशनल फैब्रिक ट्रीटमेंट्स में होता है, वो कम होता है। सो इट्स मोर सस्टेनेबल अप्रोच टू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। जहां पे इस कंपनी की फैसिलिटी है गुजरात के अंदर, वो है टेक्सटाइल हब है पूरे इंडिया का, एंड वहां पे इट्स नोन फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो उस जगह पे लोकेशन होने के कारण इनको फायदा क्या होता है, दे कैन इजिली गेट रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड वर्कर्स। उससे एक और चीज अब क्या है ना इस कंपनी के लिए, ये जो कंपनी है ये वेल स्टेब्लिश्ड, जो बोराना ग्रुप है उसकी एक कंपनी है। ठीक है, जो कि ये जो ग्रुप है बोराना ग्रुप, दे हैव बीन इन द टेक्सटाइल बिजनेस फॉर मोर देन 30 इयर्स। तो इसके बाद अगर अब इस कंपनी की वीकनेसेस पे आते हैं, जो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि इस कंपनी की वीकनेसेस क्या है। सो 90% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर विच आर बेस्ड इन गुजरात। ओके, अगेन वी नो इट्स अ स्मॉलर कंपनी, बट गुजरात, जैसा भी हमने डिस्कस किया, इट्स ऑलरेडी अ सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब है, एंड ऑल द कस्टमर्स आर बेस्ड इन द सूरत इटसेल्फ और गुजरात इटसेल्फ। सो ये की रिस्क हो सकता है कंपनी की बिजनेस के लिए। इसके ऊपर एक चीज क्या है ना कि जो भी इनके कस्टमर्स है, दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद दिस कस्टमर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब इनको ऑर्डर मिलता है तब ये लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये दे डू नॉट होल्ड मच इन्वेंट्री, तो जब जब इनका माल बनता है तब तक ये बेचते रहते हैं। बट इससे क्या होता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं आती है मार्केट के अंदर, एंड इनका अराउंड 80-85% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ग्रे फाइबर। तो अगेन वो भी एक काफी बड़ा की रिस्क है। जो कंपनी की क्या है ना 2020 में स्टार्ट हुई है, तो इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री नहीं है कोई, तो इट्स अ लिमिटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री। दिस इज वन मोर रिस्क इन दिस बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो ये बिजनेस है, इट्स वेरी हाईली कॉम्पिटेटिव एंड अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। तो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस। तो उससे क्या होता है ना कि प्राइस कटिंग एंड प्राइस कॉम्पिटिशन काफी हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। सो वंस यू आर लिस्टेड कंपनी, यू वांट टू मेंटेन योर एबिटा मार्जिन्स, बट जो भी अनऑर्गेनाइज कंपनी होती है उनको क्या है, माल बिकना चाहिए। सो दे स्टार्ट अंडर कटिंग द प्राइसेस, एंड जो लिस्टेड कंपनी हो सकती है उसके भी मार्जिन्स में स्टार्ट गेटिंग इम्पैक्टेड। तो दिस इज वन मोर की रिस्क। जो हमने पहले डिस्कस किया था इनका रॉ मटेरियल का, सो इनके जो रॉ मटेरियल है वो पीओवाई, इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ यार्न होता है विच इज पार्शियली ओरिएंटेड यार्न और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न, जो कि बनता है क्रूड से। तो क्रूड की जो ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी गिरेगी, उससे भी इनके रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितना भी ये प्रोडक्ट बेचती है उसका 60-70% ऑफ देयर कॉस्ट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो जब भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा, दिस कंपनीज के मार्जिन पे भी हैम्पर होगा ही होगा। प्लस जो ये रॉ मटेरियल खरीदती है उसमें दो ही मेजर प्लेयर्स है, वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज वाया आलोक इंडस्ट्रीज, एंड गार्डन सिल्क मिल्स। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपनी काफी बड़ी है, एंड जो ये कंपनी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बोराना, इसकी लिमिटेड बार्गेनिंग पावर रहेगी जब भी ये लोग माल खरीदने जाएंगे बड़ी कंपनी से। सो एंड जब भी कोई भी डाउन टर्न आता है या फिर रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बीइंग इन अ कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है कि ये अपने जो कॉस्ट इंक्रीज है उसको अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सके। तो इवेंचुअली दे नीड टू टेक द मार्जिन हिट। एक और की क्या रिस्क है, ये जो बिजनेस है टेक्सटाइल का, इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव। सो जब भी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी तो इनके मार्जिन पे वापस एक असर आने वाला है। अगर अभी तक हम देखें ना इनके फाइनेंशियल्स पे, तो इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफी ज्यादा दिख रहे हैं, 21-22% फॉर एनी टेक्सटाइल कंपनी। नॉट श्योर ये कितना सस्टेनेबल होने वाला है। तो अगर कंपनी की ग्रोथ रेट देखें, तो FY24 में जैसे हमने डिस्कस किया था, दिस कंपनी हैज डन द सेल्स ऑफ 200 करोड़ एंड द पैट ऑफ अराउंड 24, तो अराउंड 12% का पैट मार्जिन है। जो 9 मंथ्स FY25 है, in 9 months itself the company has crossed the entire 5 full year revenue of 24. So 9 months में company has reported around 212 करोड़ का सेल्स एंड 29 करोड़ का पैट। सो मतलब ग्रोथ बिजनेस के अंदर है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं इस कंपनी के। लाइक अगर हम 2022 में देखें, जब इसका सिर्फ 40 करोड़ का सेल था तब 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, और इन 9 मंथ्स दे हैव डन 212 करोड़ का सेल्स एंड देयर एबिटा मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 22%। सो एक अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। बट क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल रहेगा, यही एक की रिस्क है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि जो ये चीज बना रहे हैं, ये कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ कमोडिटी। सो कमोडिटी के अंदर बहुत सारी चीजें प्ले आउट होती है। अगर हम देखिए जो ये आईपीओ आ रहा है,
IPO is coming at the P of 24 when we calculated the FY24 numbers. अगर FY25 को हम TTM बेसिस पे कैलकुलेट करें तो P इज अराउंड 14, तो हमको आइडियली 14 के P पे कंपनी आ रही है. बट अगर हम देखेंगे ना, बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज आर स्टिल ट्रेडिंग एट अराउंड 12-13 के P पे. अगर हम एक नितिन स्पिनर जैसी कंपनी जिसको हमने एक डिटेल्ड व्यू में कवर भी किया है हमारे चैनल पे, तो उसकी काफी बड़ा स्केल है एंड दैट कंपनी इज स्टिल ट्रेडिंग अराउंड 12-13 के P पे. सो जो ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ड्यू टू इट्स इंडस्ट्री चैलेंजेस, ये पूरी इंडस्ट्री अराउंड 15-16 के आसपास पे ट्रेड करती है अंटिल अनलेस यू आर एक्सपोर्टिंग योर गारमेंट्स टू द यूएस. तो द कंपनी लाइक गोकुलदास, देन पर्ल ग्लोबल, तो ये काइंड ऑफ कंपनी थोड़ा हायर पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है बिकॉज दे आर एट द लास्ट एंड ऑफ द वैल्यू चेन, वहीं पे सबसे ज्यादा मार्जिन है. बट जो प्रोडक्ट्स की कंपनी बना रही है, लाइक इट्स इन स्पिनिंग एंड वीविंग काइंड ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, मार्जिन बहुत कम रहते हैं, वोलेटिलिटी रहने के बहुत चांसेस है. सो इससे बेसिकली ये पता चलता है तो कंपनी का जो अभी पी है वो 14 के ऊपर आ रही है. तो मे बी इन्वेस्टर्स कैन मे अप्लाई फॉर 10-20% का लिस्टिंग गेन. बट अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है तो मच बेटर कंपनीज आर अवेलेबल इन द ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस. तो अगर आप दार कैपिटल को देखते हैं ना, ये क्या है, ये एक नॉर्मल एनबीएफसी है, ठीक है, एंड इट बीइंग एन एनबीएफसी इट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद एन आरबीआई. तो उसका जो कोर बिजनेस है दार कैपिटल का, इट इज मेनली इनटू प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विस टू द कंपनीज. तो इसका अगर आप आईपीओ के बारे में देखें तो आईपीओ इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा आईपीओ आ रहा है, अराउंड 26 करोड़ का ही मनी दे आर ट्राइंग टू रेज. मार्केट कैप इज अराउंड 80 करोड़ जो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है. FY24 रेवेन्यू वाज अराउंड 33 करोड़ एंड जो इसका पैट था FY24 में वो 4 करोड़ का था. आगे क्या करता है बिजनेस वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो ऐसा हमने डिस्कस किया, ये एनबीएफसी है एंड बहुत छोटी एनबीएफसी है, तो इसका स्केल ऑब्वियसली छोटा ही होने वाला है. तो इस कंपनी के पास 3 लोन प्रोडक्ट्स है एज ऑफ टुडे. वन इज पर्सनल लोन विच केटर्स अराउंड 33% ऑफ देयर रेवेन्यू टिल 9 months FY24. पर जैसा पर्सनल लोन हमको पता है, पर्सनल लोन इज अ अनसिक्योर्ड लेंडिंग. अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर काफी रिस्क रहता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सिक्योर चीज नहीं है टू बैक विद द लोन दैट यू हैव गिवन. बट इनका क्या है ना, एक स्पेशल केस है, ठीक है. सो व्हाट दे हैव डन, इनकी जो मैक्सिमम लेंडिंग बुक है इट इज इन Tier 2 एंड Tier 3 cities. And what they have done, they have done a contract or a partnership with a municipality. So जो Tier 2 Tier 3 के अंदर में भी नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी होती है, उनसे इन्होंने अपना टाई अप करके रखा है एंड ये उन्हीं के एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन देते हैं, ठीक है. सो इनका जो पर्सनल लोन रेंज करता है 10,000 से 2 लाख रुपए तक एंड इट मे लास्ट अराउंड 1 to 3 years और 5 years. जिस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग है. इट्स अराउंड 25-27% की इंटरेस्ट रेट पे दे आर गिविंग. एंड इस सेगमेंट में कंपनी is mentioned like it's very extremely rare to report any NPAs. So इस स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ आता है ना, जो भी ये लोन दे रहे हैं कंपनी इज नॉट रिपोर्टिंग NPAs and till date company has not taken any write off in this segment. तो इससे पता चलता है कि द क्वालिटी ऑफ द बुक और द क्वालिटी ऑफ द लोन्स दैट दे आर गिविंग इज वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी वाले एम्प्लॉयज को ही लोन दे रहे हैं. तो उनके वहाँ पे विद द पार्टनरशिप इन म्युनिसिपैलिटी इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक्स हो जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रेडिट अंडर राइटिंग. तो इनको वहां से एक एज मिल जाता है. प्लस ऑल द पीपल आर सैलरीड, तो जैसी उन बंदों की सैलरी आती है दे डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी, तो EMIs विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी डायरेक्टली. सो इससे इनको क्या होता है, इनको रिस्क नहीं आता एंड वो नंबर से भी दिख रहा है कि नेग्लिजिबल NPAs है इस सेगमेंट में. सेकंड सेगमेंट क्या है ना, अनसिक्योर्ड MSME लोन्स. सो ये स्पेशली डिजाइंड है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए. बट इस चीज का एक और, जब नाम इनसिक्योर्ड है मीन दे डू नॉट नीड एनी कोलेटरल. एंड ये जो सेगमेंट है इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40% टू देयर एंटायर लोन बुक. सो जो ये लोन होता है अगेन 10,000 से 2 लाख रुपए तक के लोन देते हैं, टर्म अप टू 1 year और 3 years. एंड इसमें भी इंटरेस्ट रेट इज वेरी सिमिलर, 25-27% पे लोन देते हैं कंपनीज. इस सेगमेंट में भी कंपनीज के NPAs काफी कंट्रोल थे, बट इन मे बी March 24 तक और मे बी December 24 तक थोड़े NPAs बढ़ गए. तो March 24 तक कंपनी के इस सेगमेंट में NPA वॉज 1.3% एंड December 24 तक मे बी 9 month में इनके NPAs अराउंड 1.6%. तो मार्जिनली इस साइकिल में इंक्रीज हुआ. बट ये जो कमेंट्री मिल रही है हमको सारे बड़े माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाले बिजनेस से मिल रही है. अब बड़े स्केल पे फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक टू Ujjivan टू जितने भी बड़े लेंडर से आप देखोगे ना, सबको इस सेगमेंट के अंदर एक इशू आ रहा है. तो इस कंपनीज के भी NPAs बढ़े हैं. बट कंपनी मेंशन करती है कि आगे इनका स्केल बहुत स्लो है, तो ये अपनी बुक को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव इन देयर रिकवरी मैकेनिज्म. तीसरा सेगमेंट जो कंपनी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट कर रही है वो है सिक्योर MSME लोन्स के लिए. बट अगेन ये इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, इनके अभी मिनिमल लोन्स है इस सेगमेंट से.
अब देखते हैं जो एनबीएफसी बिजनेस है, बेसिकली एक मिडिल मैन का बिजनेस है। तो ये कहीं से पैसा उठाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेंड कर देते हैं, and जो इनका बीच का कमीशन है वही इनकी इनकम है और अर्निंग है। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वही काफी ज्यादा है, अराउंड 15-16% है, एंड दे आर गिविंग लोन एट अराउंड 25%। सो जो बीच का स्मॉलर मार्जिन है, इट्स देयर इनकम। तो इस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो 27 ब्रांचेस है, ऑल ऑफ देम आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, 6 स्टेट्स के अंदर है। मैक्सिमम ऑफ देयर ऑपरेशनल हिस्ट्री हैज बीन इनटू राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। Currently, they are expanding into Gujarat for their municipality products. ठीक। एंड अगेन ये जो एमएसएमई का भी सेगमेंट है, इसमें क्या करता है ना, एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ये लोग लैंडिंग करते हैं, जहाँ पे इनकी एक ब्रांच है उसके सिर्फ 25 किलोमीटर के अंदर अंदर की लैंडिंग करते हैं, जिससे ये अपने कस्टमर को क्लोजली मॉनिटर कर सके। कंपनी ने बोला है कि लाइक दे यूज सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सम काइंड मतलब बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज, लाइक ऑटोमेटेड पैन वैलिडेशन, EKYC, क्रेडिट, जो क्रेडिट ब्यूरो के डेटा चेक्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बाय दिस कंपनी। एक और चीज देंगे ना, जिस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो इनके प्रमोटर है रमेश कुमार, विजय एंड अदर्स, अगेन इट्स सीए ड्रिवन कंपनी। सो इसमें लॉट ऑफ सीएस आर देयर इन दिस कंपनी एंड दे हैव अ गुड लेंडिंग, मतलब लेंडिंग सेगमेंट का काफी एक्सपीरियंस है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो पता चली ना इस कंपनी के बारे में, आरएचपी पढ़ के, इनके जो डिबेंचर्स है, दे आर लिस्टेड ऑन अ बीएससी कंपनी। बीएससी इतनी छोटी कंपनी, इतने छोटे स्केल की कंपनी का अगर डिबेंचर्स किसी बीएससी पे लिस्टेड है, दैट स्पीक्स अबाउट देयर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड अदर थिंग्स। क्यों? क्योंकि जब भी तुमको अपने डिबेंचर लिस्ट करने हो, तुमको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सो अगर ये कंपनी जब एसएमई पोर्टल पे लिस्ट होगी, जिसका कंप्लायंस है हर 6 महीने में रिजल्ट देना, तो कंपनी ऑलरेडी इज ट्यून टू गिविंग द अपडेट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। So going forward, we think this company will do con calls and all the things on a quarterly basis, and maybe monthly अपना AUM भी start report, मतलब they should start reporting AUM on a monthly basis. Currently इसका जो AUM है वो 180 करोड़ का है, नेटवर्थ इज अराउंड 75 करोड़। अगर हम देखेंगे तो इसका आईपीओ आ रहा है 85 करोड़ के ऊपर आ रहा है मार्केट कैप पे। सो द प्राइस टू बुक इज अराउंड 0.9 and 1, which is certainly not expensive. I would not call it cheap because अभी इसकी हिस्ट्री नहीं बनी है इन द लिस्टेड स्पेस, बट द आईपीओ इज नॉट कमिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। कंपनी ने जो बोला है कि इनका जो एम्बिशन है वो अराउंड 500 करोड़ तक पहुंचने का इन 3 to 4 years, जो अगेन इनकी नेटवर्थ 75 करोड़ है। एडिशनल मनी दैट दे विल बी रेजिंग फ्रॉम दिस आईपीओ विल बी अराउंड 25 करोड़, व्हिच विल बी एडेड इनटू द नेटवर्थ। सो इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। देन उस पर आराम से 3 to 4x का लेवरेज ले सकते हैं। सो बैंक कैन इजिली लैंड अराउंड 500 करोड़। सो इनका AUM अराउंड 400-500 करोड़ का हो ही सकता है। एंड वैल्यूएशंस जैसा भी हमने डिस्कस किया, प्राइस टू बुक पे एनबीएफसीज एंड इन कंपनीज को वैल्यू करते हैं, एंड इट इज अराउंड 0.9, विच इज सर्टेनली ओके। बट अगेन बहुत छोटी कंपनी है, तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज इन द लेंडिंग स्पेस आर देयर, एंड लेंडिंग एज अ सेगमेंट इट इज नॉट वेरी हार्ड टू ग्रो एट 20-25%। लाइक एचडीएफसी इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी 15% से ग्रो कर सकता है। इंडिया शेल्टर जिसको हमने अपने यूट्यूब पे कवर किया है, इट इज ग्रोइंग अराउंड 30%, एंड दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू 3 और 4 साल 5 साल के लिए और आराम से 30% से ग्रो कर सकती है। सो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी वाला प्रोडक्ट, उसमें हाउ विल दे ग्रो दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो इनको मेनली एमएसएमई सेगमेंट के अंदर ज्यादा लैंड करना पड़ेगा। उसके अंदर कैसे ये लोग एनपीए मेंटेन करेंगे, दैट्स रिमेन्स टू बी सीन। सो लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स देयर, काफी मूविंग पार्ट्स है इसके बिजनेस में। So as of today, like our advice would be like we will not be applying for this IPO because lot of good companies are there in the listed space. But अगर किसी को listing in के लिए लेना है तो we think around 10 से 15% का listing in मिल सकता है if market conditions remains okay. So that's all for this company.